हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट हॉन्ग के प्रोवाइड किए हुए सारे मटेरियल्स को स्वेलो करता जा रहा होता है और उसी के साथ जैसे ही हॉन्ग अपने पास से बॉम्ब्स को निकालता है तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लास्ट के टाइम जबकि इन बॉम्ब्स की वजह से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी तो उसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा से इन्हें स्वेलो करने की कोशिश नहीं करता और उसी के साथ ही अपनी स्वेलविंग टेक्निक को रेस्ट्रेन कर देता है, जिसके साथ ही होंग लीशेन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये बैटल सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हालांकि विजुअल्स का यूज करते हुए इसे और भी ज्यादा अमेजिंग बनाया जा सकता था, मगर फिर भी ये एपिसोड अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि हमें अर्थ के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स का पावर शो ऑफ देखने को इस एपिसोड में मिला है और उसी के साथ ही साथ इनके सामने जो विलन है वो भी यूनिवर्स की टॉप 12 यूनिक मॉन्स्टर्स में से सबसे टॉप पर आता है, जिसको कि अगर इनर यूनिवर्स में डोमिनेटर भी कहा जाए तो वो भी कम नहीं है। और उसी के साथ ही साथ लू फेंग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए या फिर इस सीरीज में कितने भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स ही अपीयर क्यों ना होते रहे, गोल्डन हॉर्न बीस्ट का इस सीरीज में एक अपना ही स्वैग होने वाला है क्योंकि इसकी ब्लड लाइन इसे बाकी के सारे क्रीचर्स और यूनिवर्स के सारे ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा यूनिक बनाती है। तो जैसे ही ये बैटल आगे बढ़ रही होती है उसी के साथ ही साथ होंग और लीशेन दोनों की अटैक्स ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और होंग और लीशेन दोनों की वजह से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, जिसके साथ ही इन दोनों का ब्लो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी ज्यादा दूर जाकर गिराता है और डेफिनेटली उससे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डैमेज भी होता है क्योंकि उसके बाद जैसे ही दोबारा से होंग और लीशेन दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट सबसे पहले तो इन दोनों से अपना डिस्टेंस क्रिएट करता है और उसके बाद इनके साथ फाइट बैक करता है और उसी के साथ ही साथ इन दोनों को अपने क्लास में कैद करने की कोशिश करता है, मगर उसी के साथ ही होंग अपनी डोमेन का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दोनों क्लॉज के लॉक को ओपन कर देता है और उसमें से भी बाहर आ जाता है और उसी के साथ साथ जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती जा रही होती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिरकार ये लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला कैसे कर पा रहे हैं, मगर होंग और लीशेन दोनों का ही फाइटिंग एक्सपीरियंस कुछ हद तक इतना तो इवॉल्व हो चुका होता है कि वो लोग इस तरह के डोमिनेटर का सामना कर पा रहे होते हैं। मगर अभी तक तो आप लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डोमिनेशन को देखते आ रहे हो, मगर क्या आप लोगों को भी इस बात का पता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतनी ज्यादा टेक्निक्स को अक्वायर कैसे कर पाया है, क्योंकि अभी अभी ही तो कुछ देर पहले अर्थ पर इसने जन्म लिया था और जन्म लेते ही इसने सबसे पहले किंग लेवल के मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा दी थी और उसके बाद से लेकर अभी तक ये अर्थ पर मौजूद हर चीज को डोमिनेट करता आ रहा है, जिसके पीछे की रीजन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट का ओरिजिन अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट्स में वोटिंग कर सकते हो और अगर इस वीडियो पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ओरिजिन को लेकर 400 कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। जिस तरह के मैंने तांग सेन की ऑल ओवर एबिलिटीज पर 5 पार्ट्स में वीडियोस को बनाकर अपलोड कर दिया है, ठीक उसी तरह से ही मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एक एक एबिलिटी, इसके ओरिजिन, इसके पावर लेवल्स और इसका आने वाले टाइम में क्या रोल हो सकता है उसके बारे में आप सबको डिटेल से बताऊंगा, मगर उसके लिए आप सबको नीचे 400 कमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। तो जैसे ही होंग अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लास को ओपन कर देता है, उसी के साथ ही होंग अपनी क्लाउड वाइन का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाब हो जाता है और उसी के साथ ही लीशेन से कहता है हमें अभी के लिए अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने का चांस मिल चुका है और अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज का यूज करते हुए इसे यहीं पर डिफीट करना होगा, जिसके साथ ही लीशेन अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो काफी लोगों को इस बात का पता होगा कि अभी तक लू फेंग भी इस वर्ल्ड में 2 तरह के पैथ्स को फॉलो कर रहा है, जिनमें से एक पैथ फाइटर का पैथ है और सेकंड पैथ मेंटल मास्टर का पैथ है, जहां पर मेंटल मास्टर की ट्रेनिंग करने के लिए तो लू फेंग को उसी तरह के मास्टर से ट्रेनिंग लेना होगी जो कि आल्सो कोई मेंटल मास्टर रह चुका हो और उसकी टेक्निक्स लू फेंग से ज्यादा एडवांस्ड हो। मगर वहीं पर फाइटर के पैथ को फॉलो करने के लिए लू फेंग अभी तक लीशेन के पैथ को फॉलो करता आ रहा है। जिस स्वाट स्टाइल और जिन टेक्निक्स को लू फेंग अपनी क्लोज कॉम्बैट में यूज करता है वो सारी टेक्निक्स ही लीशेन की बताई हुई टेक्निक्स हैं और लीशेन की सबसे ज्यादा पावर
पावरफुल टेक्निक्स में से लू फेंग सिर्फ फोर्थ टेक्निक को ही कंप्लीट कर पाया है, जिसका यूज करते हुए लू फेंग ने बहुत मर्तबा काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी डिफीट किया हुआ है। और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जिस किंग लेवल मॉन्स्टर के साथ लू फेंग की फाइट हुई थी, जिस ड्रैगन के काफी ज्यादा हेड्स थे, उस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए भी लू फेंग ने आल्सो ली शैन की टेक्निक को ही यूज किया था, जो कि थंडर स्वॉर्ड टेक्निक है। तो यहाँ पर आप सबको ये बताने का मतलब ये है कि ली शैन की टेक्निक्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, और ली शैन की इस थंडर स्वॉर्ड टेक्निक के टोटल 9 लेवल्स हैं, जिनमें से अभी तक लू फेंग सिर्फ 4 या फिर 5 को ही मास्टर कर पाया है। मगर वहीं पर ली शैन यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रहा होता है, वो टेक्निक ली शैन की अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की टेक्निक 9th लेवल थंडर स्वॉर्ड टेक्निक होती है, जिसे कि ली शैन सुप्रीम लेयर 9 स्टेज थंडर स्वॉर्ड कहता है। जिसे देखते ही लू फेंग का रिएक्शन देखकर आप सबको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि लू फेंग को सिर्फ अभी तक इसके 4 या फिर 5 लेवल्स को मास्टर करने में इतनी ज्यादा मुश्किल हुई है। मगर वहीं पर ली शैन अपनी सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक का यूज कर रहा होता है, तो आखिरकार इसकी पावर क्या हो सकती है, जिसके साथ ही लू फेंग कहता है 9th लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक के साथ और डोमेन की सपोर्ट के साथ आखिरकार ये किस तरह की पावर को जनरेट करने वाले हैं, और ये कितना ज्यादा पावरफुल ब्लो हो सकता है। इसी के साथ ही हम आते हैं होंग के व्यू पर, जो कि आल्सो अपनी टेक्निक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, और होंग यहाँ पर अपने साउल स्पीयर डिस्ट्रॉयर टेक्निक का यूज कर रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ आल्सो ये दोनों फाइटर्स अपनी डोमेन की एक्स्ट्रा इनहेंसमेंट का यूज भी कर रहे होते हैं, जिसके साथ जैसे ही ये दोनों माइटी फाइटर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करते हैं, तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इससे काफी बड़ा ब्लो मिलता है और काफी ज्यादा हैवी डैमेज होता है। और इस ब्लो की पेन इतनी ज्यादा होती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे रैंडमली ब्रेथ अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि किसी भी ड्रैगन का टॉप पावरफुल अटैक भी होता है। और ड्रैगन्स के ब्रेथ अटैक की डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही ये सारा एक्सप्लोजन कंप्लीट हो जाता है और दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ अपने अटैक्स को एक्सचेंज कर लेती हैं, तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में इस अटैक की वजह से काफी बड़ा होल क्रिएट हो चुका होता है, जिसे देखते ही होंग काफी ज्यादा मिस हो जाता है। मगर वहीं पर जैसे ही हम देखते हैं ली शैन को, तो उसके माउथ से ऑलरेडी ब्लड आ रहा होता है। मगर अभी तक होंग ने ली शैन की हालत को नहीं देखा होता, और जैसे ही होंग ली शैन की प्रॉपर बॉडी को देखता है, तो ली शैन की बॉडी 2 पीसीस में कट हो चुकी होती, को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर उसी के साथ ही ली शैन उसे रोक देता है और होंग से कहता है, मैं यहाँ पर इतने से अटैक से नहीं मरने वाला, हमें जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर पर वापस अटैक करना होगा और जल्दी से जल्दी इसे किल करना होगा। जो सुनते ही होंग भी इस सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ जाता है और उसी के साथ ही वापस गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही ली शैन भी उसे फॉलो करता हुआ कहता है, अगर तो मेरी बॉडी में मेरी 1% पावर भी रह गई, तो फिर भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ कर आज के दिन यहीं पर किल करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही ली शैन भी होंग को फॉलो करता हुआ गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर यहाँ पर एक बात क्या आप सब ने नोट की थी, जैसे ही होंग और ली शैन गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो होंग ने ली शैन से पहले गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका मतलब यह है कि उसे एक अच्छा स्टार्टअप मिला था। मगर वहीं पर ली शैन ने होंग के बाद में गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया था, बट बहुत ही ज्यादा जल्दी ली शैन होंग की स्पीड को कैच कर लेता है। और यहाँ पर मैं आप सबको स्टार ट्रेवलर लेवल 6 और 7 की पावर में फर्क बता रहा हूँ। अगर तो ली शैन अभी भी अपनी डोमेन को अच्छे से मास्टर कर लेता है, तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि ली शैन अर्थ का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर होगा, क्योंकि स्पीड में ली शैन ऑलरेडी होंग को टक्कर दे रहा है। तो जैसे ही ये दोनों दोबारा से इस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसी के साथ ही होंग और ली शैन गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर काफी ज्यादा लीथल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। मगर जैसे ही दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने ब्रेथ अटैक का यूज करने लगता है, तो अभी के लिए होंग और ली शैन दोनों ही इसके माउथ को ही क्लोज करवा देते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट काउंटर अटैक भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही होंग और ली शैन, जहाँ तक मुझे लगता है, दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के इनर कॉन्शियसनेस में एंटर हो चुके होते हैं, जिससे कि आप लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की इनर बॉडी भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें हर जगह पर ही सिर्फ मटेरियल्स देखने को मिल रहे थे,
जो सारे मटेरियल्स ही डेफिनेटली गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने स्वेलो किए होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के अंदर हैं, जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आते हैं हेंगशिया सिटी के व्यू पर, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन अपने आप में ही काफी ज्यादा हो चुकी होती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग को, जो कि आल्सो इस सारी फाइट को देख रहा होता है, जिसके साथ ही बबाता उसे बताती है होंग और ली शेन ने इस फाइट में जितने भी टेक्टिक्स को यूज किया है वो सारे ही काफी ज्यादा मिसिंग थे। सबसे पहले उन्होंने मेटल स्क्रैप्स का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्वेल्विंग एबिलिटी को एक्टिवेट करवा दिया था और उसी के साथ ही बॉम्ब्स का यूज करते हुए उसकी स्वेल्विंग एबिलिटी को रेस्ट्रेन भी करवा दिया था। और जैसे ही होंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लास में से बाहर निकलने का चांस मिला था, तो वैसे ही होंग ने अपनी क्लाउड वाइन का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कैप्चर कर लिया था और उसी के साथ इन दोनों ने अपने अल्टीमेट मूव्स को यूज किया था, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और अभी के लिए तो होंग और ली शेन दोनों ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन पर अटैक भी नहीं कर सकता। इस फाइट में होंग और ली शेन के जीतने के चांसेस 50% तक इंक्रीज हो चुके हैं। और रही बात गोल्डन हॉर्न बीस्ट की, तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्स की टॉप ब्लड लाइन्स में से एक है। और उसी के साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपनी गलती की वजह से ही होंग और ली शेन दोनों को ही अपने आप पर अटैक करने का चांस भी दिया था, जो सब सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट की अपनी गलती की वजह से ही हुआ है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा खराब हैं, मगर उसी के साथ ही लू फेंग उससे कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर तो इसकी एबिलिटीज और भी ज्यादा अच्छी होती तो हम सबको उसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता था। जिस पर बबाता लू फेंग को दोबारा से बताती है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक बहुत ही ज्यादा यंग है, जो कि अभी ही अपनी मैच्योरिंग स्टेज में एंटर हो रहा है और अपने चाइल्डहुड में होने की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसके अटैक्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। वो सिर्फ अपनी क्रूल पावर का यूज कर रहा है। जो सुनते ही लू फेंग कहता है, क्या गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी भी इतना ज्यादा यंग है और इतनी छोटी एज में होने के बाद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी पूरी अर्थ को ही डोमिनेट करने के काबिल है और उसने हमारी पूरी अर्थ की पावर को ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया हुआ है। जिसके साथ ही हम आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जो कि होंग और ली शेन के अपनी बॉडी में होने की वजह से काफी ज्यादा क्रेजी हो चुका होता है और उसी के साथ ही अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडी पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ताकि इन अटैक्स की वजह से वो होंग और ली शेन दोनों को ही किल कर पाए। और उसी की वजह से ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने आप को और भी ज्यादा डैमेज कर लेता है और अपनी बॉडी को सीरियसली इंश्योर करता जा रहा होता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। जिसके साथ ही मिलिट्री ऑफिसर कमांडर जियाई को बताता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ फोर्स कम होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि कम होते होते 67% तक आ चुकी होती है और अभी भी डाउन जा रही होती है। मगर उसी के साथ ही कमांडर जियाई होंग और ली शेन दोनों के ही लाइफ सिग्नल्स के बारे में पूछता है, जिस पर ऑफिसर दोबारा से उसे बताता है हमें उनके कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जो कि होंग और ली शेन के सारे टेक्टिक्स और अभी की इस फाइट की वजह से काफी ज्यादा क्रेजी हो चुका होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुका होता है। और इसी के साथ ही उसकी लाइफ फोर्स कम होते होते एक किंग लेवल मॉन्स्टर की लाइफ फोर्स के बराबर आ जाती है, जिसे देखते ही सब लोगों को दोबारा से होप मिलना स्टार्ट हो जाती है और इन सब को यही लग रहा होता है कि शायद से ये मॉन्स्टर अभी ही मरने वाला है। और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सारी लाइफ फोर्स पावर 0% तक पहुंच जाती है, तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट अर्थ से बाहर ट्रेवल करता हुआ दोबारा से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी इवन के ब्लड भी फ्रीज हो जाता है। और इसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट नीचे जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।